सभी डीएलएड साथियों का नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को हम बता दें, इस क्लास की जो टाइमिंग होती है रात के 9 बजे होती है और हम डेली जो है इस टाइम को कर सकते हो इंग्लिश की क्लास आप सभी को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। उसके बाद जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होता है उसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप जो क्वेश्चन होता है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो सिंपल आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स मित्रों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी जुड़ सके, क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षुओं का ये होता है कि नोटिफिकेशन नहीं जाता है। फ्रेंड्स, हमने कल डिस्कस किया था राइट द फ्यू एडवांटेज ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। आज हम जानेंगे डायरेक्ट मेथड के बारे में, यानी डायरेक्ट यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर, गिव सम मेरिट ऑफ डायरेक्ट मेथड। हमने पहले भी इस टॉपिक पे बहुत ही अच्छे से आप सभी को क्लासेस प्रोवाइड किया था डायरेक्ट मेथड का, लेकिन ये क्वेश्चन में पूछा है गिव सम मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत ही क्लियर तरीके से बताऊं कि डायरेक्ट मेथड एक बारी क्या होता है। इसका मेरिट के साथ साथ मैं डीमेरिट भी बता दूंगी, ठीक है, ताकि पता चले कि मेरिट की जगह पे डीमेरिट पूछ दे, ताकि आप एग्जाम के टाइम में प्रॉब्लम में ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, गिव सम मेरिट ऑफ डायरेक्ट मेथड, तो यहाँ पर गुड पूछ रहा है, यानी क्या इसके मेरिट्स हैं। सबसे पहले देखिए, जो डायरेक्ट मेथड है इसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, क्योंकि हिंदी में तो फोकस नहीं करना है, लेकिन थोड़ा हिंदी भी मालूम होना चाहिए। डायरेक्ट मेथड का जो हिंदी होता है वो होता है आपका प्रत्यक्ष विधि, और जो इसका ओरिजिन आप कह सकते हो, जो इसकी शुरुआत हुई है ये फ्रांस से, ठीक है। ओरिजिन यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहला जो पॉइंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट मैं अभी आप सभी को बता रही हूँ, क्योंकि ये फैक्ट है, इससे ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट है इसका जो ओरिजिन हुआ है, ठीक है, ये आपका फ्रांस से लिया गया है, ठीक है, फ्रांस से लिया गया है। लेकिन अगर पूछा जाए कि डायरेक्ट मेथड का प्रिंसिपल यानी सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो फिर वहां पर आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जर्मनी। तो ये कुछ फैक्ट है जिसको आप याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को हमने कई बार डिस्कस भी किया है और बताया भी है कि जो डायरेक्ट मेथड होता है, यानी जो प्रत्यक्ष विधि होता है, इसका एम्स क्या होता है, तो इंग्लिश टू इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश टू इंग्लिश। उसके बाद आपको पता है कि इसमें जो भी अगर आपको सेकंड लैंग्वेज सीखना होता है तो आपको उसी लैंग्वेज में समझना होगा, ठीक है, उसी लैंग्वेज में बोलना होगा। आप कह सकते हो कि हिंदी का ट्रांसलेट नहीं किया जाता, या आप कह सकते हो सिंपल कि मातृभाषा या मदर टंग का यूज नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार इसका जो एम्स होता है इंग्लिश टू इंग्लिश। उसके बाद देखिए सबसे महत्वपूर्ण इसका यूनिट, क्योंकि ये जितने भी है ना, ये इसके जो मैं अगर सिंपल तरीके से कहूँ कि ये मेरिट्स ही हैं। इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, तो इसका जो यूनिट यानी जो इकाई होता है, जो डायरेक्ट मेथड है इसका जो यूनिट होता है वो होता है सेंटेंस, ठीक है। और फ्रेंड्स, ये जो मेथड होता है इंडक्टिव मेथड होता है, यानी आगमन विधि। आगमन विधि में आप कह सकते हो क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर, यानी एग्जाम्पल से रूल की तरफ। जैसे फ्रेंड्स, हमने शिक्षण अधिगम टीचिंग लर्निंग में पढ़ा था उदाहरण के साथ नियम की ओर, पहले उदाहरण उसके बाद नियम। तो इसमें जो मेथड अपनाया जाता है इंडक्टिव मेथड को अपनाया जाता है। इसमें आप कह सकते हो एग्जाम्पल टू रूल, ठीक है। और भी बहुत सारे, यानी किस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता है वो कल भी हमने डिस्कस किया था, स्पीकिंग एंड लिसनिंग पे फोकस किया जाता है। यानी जो डायरेक्ट मेथड होता है इसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता है स्पीकिंग और लिसनिंग पर फोकस किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण अगर मैं आप सभी को बताऊं कि यह जो आपका प्रत्यक्ष विधि होता है, यह क्या होता है, एक नेचुरल मेथड होता है, प्राकृतिक मेथड होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये जितने भी मैंने फैक्ट बताया आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर रहे होंगे।
और देखिए मैं जैसे ही पूरा ख़त्म हो जाता है तो जितने भी मेथड्स हैं, अप्रोचेस हैं, ये आप सभी को सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी और पॉइंट टू पॉइंट, ताकि अगर आप देखिए कमेंट्स ये आता है कि क्या हम अगर पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं तो क्या नंबर कटेगा, बिल्कुल नहीं कटता है। ठीक है, वो और आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है, लेकिन जब डिफिनीशन पूछे तो आपको उसका डिफिनीशन की तरीके से लिखना होगा, लेकिन जब सिद्धांत पूछे, मेरिट पूछे, तो इस तरीके से आप टॉपिक वाइज या पॉइंट टू पॉइंट लिखते हो तो कोई भी गलत नहीं होगा। तो इस तरीके से डायरेक्ट मेथड का जो ओरिजिन है ये फ्रांस से है, इसका जो सिद्धांत लिया गया है जर्मनी से लिया गया है, इसका जो एम्स है डायरेक्ट मेथड का क्या एम्स है, तो इंग्लिश टू इंग्लिश अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा जो भी मैं बोल रही हूँ। जो प्रत्यक्ष विधि यानी जो डायरेक्ट मेथड है, इसका जो यूनिट होता है, इकाई होता है, वो सेंटेंस होता है, और इसका जो मेथड्स होता है वो इंडक्टिव मेथड यानी एग्जाम्पल टू रोल। उसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता है स्पीकिंग एंड लिसनिंग, यानी जो आपका रीडिंग और राइटिंग होता है इसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है, इस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको आप याद कर सकते हो। और यह एक क्या है, नेचुरल मेथड भी है, यानी प्राकृतिक विधि भी है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके अगर हम शॉर्ट में अगर इसका मेरिट बताएं कि मेरिट क्या क्या होता है, ये तो अभी हमने जो डिस्कस किया, यह एक डायरेक्ट मेथड के बारे में पूरा उसका किस तरीके से है उसके बारे में हमने बताया। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे मेरिट्स क्या क्या होता है, तो फ्रेंड्स देखिए इसमें जो मेरिट होता है कि इस विधि में जो भी अगर कोई कुछ भी शिक्षक पढ़ाता है तो क्या करता है कि अगर कोई टॉपिक पढ़ाता है तो उसी टाइम उसको शिक्षक को क्या करना होता है, उसी से रिलेटेड ऑब्जेक्ट उस टाइम उनको दिखाना होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें यानी बीच बीच में क्या होता है कि जब इस तरीके से यानी डायरेक्ट मेथड के साथ जब टीचर पढ़ाता है तो उसमें बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चनिंग भी करता है। ठीक है, और फ्रेंड्स इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है ना, जो स्टूडेंट होते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ठीक है, यानी सक्रिय रहते हैं, पैसिव नहीं रहते हैं, सक्रिय रूप से कुछ भी सीखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण लाइन ये कि क्या किया जाता है कि ग्रामर टॉट, यानी जैसे कि हमने द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में पढ़ा था कि उसमें कुछ भी गलत होने के कोई भी चांसेस नहीं होते, तो क्या है उसका एक मेरिट है। अब इसमें क्या होता है कि जो डायरेक्ट मेथड होता है, प्रत्यक्ष विधि होता है, इसमें क्या होता है कि मतलब इतना ही ग्रामर यूज़ किया जाता है जो कि आपके लाइफ में कितनी उसकी आवश्यकता है। ठीक है, रूल की तरफ नहीं हम जाते हैं कि किस तरीके से ग्रामर में रूल दिया है उस पर नहीं जाते हैं, जो ग्रामर में जिस तरीके से आपके लाइफ में उसकी आवश्यकता पड़ती है बस उसी की हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको आप याद कर सकते हो मेरिट्स में, यानी किसी भी टॉपिक पर एक टीचर पढ़ा रहा है तो उस टाइम उसको एक ऑब्जेक्ट प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स इसमें अगर जो भी हार्ड वर्ड जैसे कि बहुत सारे डिफ़ॉल्ट वर्ड आ जाते हैं, उसको शिक्षक का वर्क होता है कि उसको बहुत ही अच्छे से विस्तार रूप से बताए। ठीक है, तीसरा जो हमने बोला कि इसमें बीच बीच में क्वेश्चनिंग भी किया जाता है, और चौथा जो हमने बोला कि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव रहते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें रीडिंग होती है ना, बहुत ज़्यादा मतलब ज़ोर ज़ोर से अलाउड, क्योंकि क्या होता है ना कि स्पीकिंग, क्योंकि जो राइटिंग और रीडिंग है इसको तो नेगलेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन स्पीकिंग एंड लिसनिंग यानी जब बोला जाता है तो बहुत ही लाउडली तरीके से बोला जाता है। ठीक है, और ये पूरा क्या हुआ, मेरिट्स हुआ। अभी जो इसमें दिया है हम ये भी मतलब बताएंगे, लेकिन फ्रेंड्स पॉइंट टू पॉइंट अगर आप जान जाएंगे इसके बारे में तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को, अगर याद भी नहीं होगा फिर भी आप इंग्लिश टू इंग्लिश पॉइंट टू पॉइंट लिख देंगे, क्योंकि इसीलिए मैं आप सभी को पॉइंट टू पॉइंट बता रही हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स इसका जो डीमेरिट्स हो जाता है, सबसे पहला तो यही कि रीडिंग और राइटिंग को क्या कर दिया जाता है, नेगलेक्ट कर दिया जाता है। पहला पॉइंट अपने कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा कि रीडिंग और राइटिंग को नेगलेक्ट कर दिया जाता है, और इसमें रूल्स यानी जो ग्रामर्स के रूल होते हैं इसको फॉलो नहीं किया जाता है, जस्ट मैंने अभी बताया। तीसरा जो होता है एक्सपेंसिव, यानी इस विधि को अगर आप अपनाते हो तो बहुत ज़्यादा महंगा आता है। महंगा क्यों होता है, क्योंकि पहले हमने मेरिट्स में पढ़ा है कि जो भी अगर शिक्षक है किसी भी टॉपिक को पढ़ा रहा है तो उसी टाइप का ऑब्जेक्ट उन स्टूडेंट के सामने उसको प्रस्तुत करना होता है। चौथा देखिए कि इसमें ट्रांसलेशन का यूज़ नहीं किया जाता है, यानी किसी भी टॉपिक
को वो जिस लैंग्वेज में सेकंड लैंग्वेज सीख रहा है तो उसी लैंग्वेज में उसको समझना होगा, न कि उसके मदर टंग में, ठीक है। और फ्रेंड देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण टाइम टेकिंग क्यों, क्योंकि फ्रेंड जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ा रहे हो तो जब ऑब्जेक्ट लाएंगे तो इसमें क्या होता है, पूरा टाइम, सबसे पहले तो आप उस टॉपिक के बारे में बताते हो, फिर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू बहुत ही अच्छे से बताते हो, तो इससे क्या होता है, टाइम टेकिंग यानी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर हम बात करें कि यह जो मेथड है यह क्या भारत यानी इंडियन स्कूल्स में अपनाया जाता है या नहीं, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पता है द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को अपनाया जाता है, डायरेक्ट मेथड को नहीं अपनाया जाता है। तो ये सीधा सीधा हमने आप सभी को डायरेक्ट मेथड के बारे में बताया है, जो कि अगर आप इसको पॉइंट टू पॉइंट जो भी हमने बताया अगर इसको आप याद कर लेते हो तो डायरेक्ट मेथड में कोई भी अगर क्वेश्चन पूछेगा कभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप में तो कभी भी नहीं छूटेगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप में तो 100% जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है मैंने आप सभी को बता दिया है, ठीक है। मैं चाहती तो लिख कर भी लाती, लेकिन अभी हम लोग पवन सीरीज का डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए मैंने लिख कर नहीं लाया, ठीक है। अगर आप कहोगे तो मैं जो भी मैंने पॉइंट बोला, ठीक है, इसको एक PDF के थ्रू आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। आप कमेंट्स बॉक्स में यस और नो कह के बोल सकते हो। अब चलिए हम अपने पवन सीरीज में जो क्वेश्चन दिया है उस पे आते हैं, इसमें क्या मेरिट्स दिया है इसके बारे में जानने का प्रयास हम लोग करते हैं। देखिए इसमें भी यही बोला है कि, ठीक है, जो मैंने पॉइंट टू पॉइंट बोला यही इसमें दिया है कि इट इज़ अ नेचुरल मेथड। जस्ट मैंने अभी बताया जो डायरेक्ट मेथड होता है, जो प्रत्यक्ष विधि होता है, यह क्या है, एक नेचुरल विधि होता है, बिकॉज इट एम्फसाइजेस प्रैक्टिस इन लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यानी यह किस पे सबसे ज़्यादा जोर देता है, ये सबसे ज़्यादा किसके प्रैक्टिस की जाती है, तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग यानी सुनने और बोलने पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है। क्योंकि आपने देखा था कि जब हमने डिस्कस किया था कि जो रीडिंग की जाती है बहुत ही जोर यानी बहुत ही जोर या आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा लाउडली तरीके से कुछ भी पढ़ा जाता है। तो ये पहला लाइन क्लियर हो गया। अब आप पॉइंट टू पॉइंट लिखो, ये आप पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप लिखते हो। अब सेकेंड जो कह रहा है कि समटाइम्स सिंपल ड्रामेटिक एक्शन आर नेसेसरी टू क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ सर्टेन वर्ड्स, थस इट हेल्प इन डेवलपिंग इमेजिनेशन एंड क्यूरियोसिटी। यानी यहाँ पे देखिए कह रहा है कि समटाइम्स सिंपल ड्रामेटिक एक्शन आर नेसेसरी टू क्लैरिफाई, मतलब होता है स्पष्ट रूप से स्पष्ट करना, द मीनिंग ऑफ सर्टेन वर्ड्स, थस इट हेल्प्स इन डेवलपिंग इमेजिनेशन एंड क्यूरियोसिटी। यानी इसका पूरा मतलब हो जाता है कि कुछ शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कभी कभी ड्रामा या कह सकते हो सरल नाटकीय क्रियाएं आवश्यक होती हैं, क्योंकि कह रहे हैं ना कि यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि थस इट हेल्प्स इन डेवलपिंग इमेजिनेशन एंड क्यूरियोसिटी, क्योंकि इस प्रकार यह कल्पना और जिज्ञासा विकसित करने में भी क्या करती है, सहायता करती है। तो ये भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको आप बहुत ही आसानी के साथ याद कर सकते हो। जस्ट मैंने, क्योंकि किसी भी टॉपिक को अगर एक शिक्षक पढ़ा रहा है तो उस पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किस तरीके से कौन सा ऑब्जेक्ट किस तरीके से वो एक्शन करता है, कौन सा ड्रामा अपनाता है, ताकि जो भी स्टूडेंट है वो जो भी कुछ पढ़ा रहा है वो आसानी के साथ समझ सके। तो ये दूसरा लाइन भी क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा जो लाइन कह रहा है कि इन दिस मेथड सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ स्पीच। जस्ट मैंने अभी आप सभी को पॉइंट टू पॉइंट में बताया था, इन दिस मेथड सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ स्पीच, यानी जो आपका इस विधि में जो इकाई होता है वो क्या होता है, यूनिट ऑफ स्पीच जो होता है वो सेंटेंस होता है यानी वाक्य। क्लियर। फोर्थ कहता है कि टीचिंग थ्रू दिस मेथड मेंटेन्स इंटरेस्ट, अटेंशन एंड प्लीजर ऑफ स्टूडेंट। बहुत अच्छा लाइन बोला है, इसको आप याद कर सकते हो, ठीक है। मुझे ये लाइन जो फोर्थ लाइन है बहुत अच्छा लगा। कह रहे कि टीचिंग थ्रू दिस मेथड मेंटेन्स इंटरेस्ट, अटेंशन एंड प्लीजर ऑफ स्टूडेंट। और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, यानी कह रहा है कि इस विधि के माध्यम से, टीचिंग थ्रू दिस मेथड मेंटेन्स यानी इस विधि के माध्यम से शिक्षण के साथ साथ रुचि के, मतलब जो बच्चों में रुचि और मतलब जो बच्चे होते हैं आप कह सकते हो कि इरिटेट नहीं होते हैं, क्योंकि जब आप उनके थ्रू ही चलेंगे किस तरीके से वो समझेंगे, आप
क्योंकि जो शिक्षक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो यही होती है कि आप कौन सा तरीका अपना ले जिससे जो बच्चे हैं वो आपके लैंग्वेज को या जो आपका पढ़ाने का तरीका है उससे भली भांति मतलब जुड़ सके और जो कुछ भी आप पढ़ा रहे हो उसको समझ सके। तो इसलिए यहाँ पे कह रहा है टीचिंग थ्रू दिस मेथड मेंटेन्स इंटरेस्ट, अटेंशन एंड प्लेजर ऑफ स्टूडेंट, यानी जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनमें एक रुचि बनी होती है, उनमें एक अटेंशन यानी ध्यान बना होता है। क्योंकि जस्ट मैंने अभी बताया कि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, सीखने के लिए सक्रिय रहते हैं, एंड इंटरेस्ट यानी उनको बहुत ही अच्छा लगता है और वो आगे सीखने के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं। तो ये जो आपका डायरेक्ट मेथड है बहुत ही अच्छा है, लेकिन अपने इंडियन स्कूल्स में इसको नहीं अपनाया जाता है। ठीक है। 5th पॉइंट कहता है मोर आइटम्स ऑन द सिलेबस कैन बी कवर्ड इन अ शॉर्ट टाइम, क्योंकि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इस विधि से पाठ्यक्रम पर अधिक वस्तुओं को एक अल्पकालिक में शामिल किया जाता है। क्योंकि फ्रेंड देखिए टेकिंग टाइम, क्योंकि इसमें समय तो लगता है लेकिन ये प्रयास किया जाता है कि किसी भी सिलेबस को, ठीक है, बहुत सारे सिलेबस को बहुत ही कम टाइम में उसको कवर किया जा सके। फिर लास्ट पॉइंट कहता है कि वर्ड्स टॉट इन रिलेटेड सिचुएशन लीव एवरलास्टिंग इम्प्रेशन ऑन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स। ये भी बहुत ही अच्छा 6 जो आपका पॉइंट है ये भी बहुत ही अच्छा बोला है कि इससे संबंधित स्थितियों के सिखाए गए शब्द छात्रों के दिमाग पर हमेशा के लिए अस्थायी प्रभाव छोड़ देता है। तो जो मैंने पॉइंट टू पॉइंट बताया जस्ट इसमें भी यही दिया है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इसको आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं फिर से आप सभी को कहूँ कि पॉइंट टू पॉइंट अगर आप इसके बारे में जान जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा। क्योंकि देखिए सबसे पहले तो हमने आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया जिसके थ्रू आप बहुत ही आसानी के साथ डायरेक्ट मेथड के बारे में या इससे जो भी इंफॉर्मेशन है इससे कुछ न कुछ ज़रूर सीखे होंगे। इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है तो फ्रांस में। दूसरा प्रश्न इस तरीके से बन सकता है डायरेक्ट मेथड का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है तो जर्मनी से। डायरेक्ट मेथड का एम्स क्या होता है तो इंग्लिश टू इंग्लिश होता है। डायरेक्ट मेथड का यूनिट क्या होता है तो सेंटेंस होता है। डायरेक्ट मेथड किस पे मतलब डायरेक्ट मेथड का क्या होता है तो इंडक्टिव मेथड होता है। कौन से सूत्र पे ज़्यादा ये डिपेंड रहती है तो एग्जाम्पल टू रूल की तरफ। सबसे ज़्यादा फोकस डायरेक्ट मेथड किस पे करती है तो स्पीकिंग एंड लिसनिंग पर। यह एक कैसी विधि है तो यह एक नेचुरल विधि है। ठीक है। इसके मेरिट्स हमने पॉइंट टू पॉइंट जाने कि जो भी एक शिक्षक है कुछ भी पढ़ा रहा है तो उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है। दूसरा पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो कि जो शिक्षक होते हैं, ठीक है, जो शिक्षक होते हैं उन यानी बच्चों के सामने नाटकीय यानी नाटक करके भी उनको सिखाते हैं कि किस तरीके से वो सीख सके। तीसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनके बारे में जो शिक्षक होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन वर्ड्स के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश टू इंग्लिश बताए। क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि इसमें मदर टंग का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि हिंदी में बहुत सारे प्रवाची होते हैं तो हम उसको हिंदी में ही सीखते हैं, दूसरे लैंग्वेज को तो इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसी प्रकार जो इंग्लिश होता है हम इंग्लिश में ही सीखते हैं। जो भी वर्ड जो होता है उसके बहुत सारे प्रवाची बताते हैं तो इस तरीके से शिक्षक करता है। उसके बाद से बीच बीच में क्वेश्चनिंग आंसरिंग भी होती है और जो बोला जाता है बहुत ज़्यादा लाउडली तरीके से बोला जाता है। ठीक है। और जो इसमें स्टूडेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं। ठीक है। और ग्रामर का यूज़ जो है जितनी एक बच्चे के स्टूडेंट के लिए जितनी आवश्यकता होती है उसी को फॉलो किया जाता है, ज़्यादा रूल पे नहीं जाया जाता है। क्लियर। उसके बाद देखिए हमने डीमेरिट्स के बारे में आप सभी को बता दें कि रीडिंग और राइटिंग को नेगलेक्ट कर दिया जाता है, रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता है। ये जो मेथड होता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ट्रांसलेशन नहीं किया जाता है और ये जो मेथड होता है ये ओवर क्राउडेड नॉट अलाउड यानी बहुत ज़्यादा शोर वाले क्लास में इसको नहीं अपनाया जाता है और बहुत ज़्यादा ये जो मेथड होता है टाइम टेकिंग होता है और इसको इंडियन स्कूल्स में नहीं अपनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको डायरेक्ट मेथड से रिलेटेड अभी भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अभी भी अगर आपके कोई भी डाउट रहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो कि हमें डायरेक्ट मेथड अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये है क्या। तो हम और कोई तरीका अपनाएंगे कि किस तरीके से आप सभी को याद हो जाए।
तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि व्हाट इज सिचुएशनल अप्रोच। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने जाना है डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि क्या होता है। और ये जो आपका वीडियो है, अगर इससे डायरेक्ट मेथड से कभी भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है तो इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप जो है अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स मित्रों को ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।